5 राउंड का चुनाव खत्म हो चुका है और अब केवल 2 राउंड बाकी है। पिछले 5 चरणों में जनता ने 428 सीटों पर अपना फाइनल फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है। आज से ठीक 15 दिन के बाद जब वोटों की गिनती होगी तो क्या नतीजा सामने आएगा, कहां-कहां पर कमल खिलेगा और कहां-कहां विपक्ष का पसीना छूटने जा रहा है। क्या अब तक हुए 5 राउंड की 428 सीटों में ही नरेंद्र मोदी को बहुमत मिल चुका है और अब अगले 2 चरणों में 115 सीटों से 400 पार का टारगेट क्या पूरा होगा या फिर नतीजे चौंकाने वाले होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये 2 लड़कों की जोड़ी क्या कोई बड़ा उलटफेर करने जा रही है। अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी क्या सोनिया गांधी की विरासत को बचा पाएंगे। देश भर की तमाम वीवीआईपी सीटों की क्या रिपोर्ट है, आज इंडिया टीवी पर नॉन स्टॉप ये लगातार कवरेज आप देखते रहेंगे। एक एक सीट का विश्लेषण होने जा रहा है आपके सामने और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सबसे दिलचस्प सीट, सबसे दिलचस्प लड़ाई रायबरेली की, जहां से इस बार सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी को रायबरेली में कांग्रेस का किला बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। एक तरीके से आप ये समझिए विरासत को हस्तांतरित कर दिया गया है। सोनिया गांधी ने इसे राहुल गांधी के सुपुर्द कर दिया है। उनके सामने बीजेपी ने योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उतारा। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यहां से कई बार सांसद रही हैं। सोनिया गांधी तो रायबरेली से 5 बार लगातार चुनाव जीतती रही। 2006 में सोनिया गांधी को कुल पड़े 5,90,000 वोट में से सोचिए जरा 4,74,000 वोट मिले। कितनी बड़ी जीत का मार्जिन था वो आंकड़ों की जुबानी आपके सामने रख रही हैं। लेकिन पिछले 3 चुनाव से रायबरेली में कांग्रेस की जीत का मार्जिन लगातार डिटोरिएट करता गया, ये लगातार गिरता गया। 2019 में सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन घटकर 1,67,000 तक पहुंच गया। इस बार मैदान में राहुल गांधी हैं। उनके सामने पिछले चुनाव में सोनिया गांधी को चुनौती देने वाले दिनेश सिंह है। कल रायबरेली में मतदान हो चुका है। 57.85% वोट पड़ा है, जो कि 2019 के मुकाबले 1% कम है। तो ये प्रतिशत कहां कम हो रहा है? क्या राहुल गांधी यहां पर जीतेंगे? क्या बम्पर मार्जिन से जीतेंगे या फिर बड़ा उलटफेर हम यहां पर देखने जा रहे हैं? 56.34% वोट 2019 में पड़े, जबकि 2014 में रायबरेली का वोट परसेंटेज 51.73% था। अब ये घटता वोट परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? क्या रायबरेली में राहुल गांधी को अमेठी वाला झटका लगने जा रहा है? हम एक एक सीट पर बात करने जा रहे हैं। हम दिलचस्प लड़ाई की बात कर रहे हैं। रायबरेली की ये लड़ाई है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और बहुत स्वागत है आपका सुधांशु जी और हर्षवर्धन जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार आप इन दोनों ही मेहमानों को इंडिया टीवी पर देख रहे हैं अलग अलग शोज में और बिना लाग लपेट के, बिना अपनी बातों को जो कहते हैं ना, डू नॉट मिन्स योर वर्ड्स विदाउट बिफोर सेइंग, तो ऐसी कोई बात यहाँ नहीं होने जा रही है। तो सुधांशु जी, सबसे पहले रायबरेली सीट की हम बात कर लेते हैं। रायबरेली सीट क्या कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? मीनाक्षी जी, वहाँ राहुल गांधी हारने वाले हैं और उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, आपके खुद आंकड़े दिखा रहे हैं कि जिस विरासत के लिए वो वहाँ गए, वो विरासत हर चुनाव में कम होती जा रही है। कहाँ 3.5 लाख से जीती थी 14 में, 19 में सिर्फ 1.25 लाख तक पहुंच गई है। कारण ये है कि जिसको वो विरासत कह रहे हैं वहां पे इन्होंने कुछ करा नहीं है। अगर आप तुलनात्मक तौर पे देखें तो कहाँ वाराणसी और कहाँ जो है रायबरेली, वहां पे विकास के नाम पर आप जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिसको विरासत कही जाती है, जिसको गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, इतना पिछड़ापना हो सकता है। वहां अगर आप जाके जर्नलिस्ट जाते थे, वहां पे ठहरने तक की जगह नहीं है। मतलब आप सोचिए कि सड़कें नहीं, जगह नहीं, बिजली नहीं, मतलब वहां का इतना बुरा हाल कर रखा था। इसलिए मुझे लगता है वहां की जनता जो है, उनमें ये विरासत की राजनीति जो है वो अब उनके मन में नहीं भाई है। जैसे अमेठी का हुआ, जब एक विकल्प दिखा लोगों को तो विकल्प में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। इस समय दिनेश सिंह जी जो हैं वो बड़ा अच्छा विकल्प है।
लोगों में उनके प्रति आस्था है और दिनेश जो हैं अब की बार राहुल गांधी को वहां से ना केवल हराएंगे, एक अच्छी मार्जिन से हराने वाले हैं। अच्छी मार्जिन से हराने वाले हैं क्योंकि कुछ काम नहीं करा इस विरासत के नाम पर, उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई काम कांग्रेस वालों ने नहीं करा। नहीं, लेकिन इसके ठीक उलट अनंत जी, जब हमारे पत्रकार, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, हमारे पूरी टीम जब रायबरेली के अलग अलग इलाकों में घूमी तो जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो तो और डबल उत्साह में दिखाई दे रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि इस बार इतना बड़ा मार्जिन होगा कि हक्के बक्की रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्या भी ऐसा होता देख रहे हैं? अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से अपेक्षा भी यही की जानी चाहिए कि वो ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी पार्टी हार रही है। तो मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका उत्साह उचित था, लेकिन जो सुधांशु जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि रायबरेली में इस बार मुकाबला बहुत तगड़ा है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने वहां फंसा दिया है। अगर आप दो चीजों पर गौर करें, जो सुधांशु जी ने बोला उससे इतर मैं बोलना चाहता हूं कि वहां एक मनोज पांडे विधायक होते हैं ऊंचाहार से, जो रायबरेली सीट का एक विधानसभा क्षेत्र है। मनोज पांडे को अमित शाह ने स्वयं शामिल करवाया भारतीय जनता पार्टी में, और मंच से अमित शाह ने एक बात कही जिसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि ये भारत में तीसरे व्यक्ति हैं जिनको ज्वाइनिंग कराने के लिए मैं आया, और ये मंच पे घटित हो रहा था। वहां जो मंत्री हैं, वहां के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, वो बड़े पट्टा पहनाने, तो अमित शाह ने उनको रोक दिया। इस एक वाकये से आप मनोज पांडे की महत्ता समझ सकती हैं। वो जो ब्राह्मण वोट वो कंट्रोल करते हैं, चाहे वो, और वो अमेठी में भी उसका असर है। सलोन विधानसभा जो है उसमें भी जो ब्राह्मण वोटर हैं उस पर भी मनोज पांडे का असर है। एक जो दिनेश प्रताप सिंह के सामने चुनौती है वो अदिति सिंह की है, जो भारतीय जनता पार्टी की वहां से विधायक हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत भी दिया और कहा भी, और कोई चुनाव प्रचार अखिलेश उनका नहीं किया, दिनेश प्रताप सिंह का, क्योंकि उनके पिताजी अखिलेश सिंह जो थे उनमें और दिनेश जी में एक राजनीतिक अदावत चलती रहती थी जो अब तक चल रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोरी है वो अदिति सिंह का समर्थन न मिलना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कल के चुनाव के दौरान, वोटिंग पोलिंग के दौरान जिस प्रकार से राहुल गांधी सब कुछ छोड़कर दिन भर वहां डटे रहे, तो उससे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं इस तो आपको राहुल जी की तारीफ करनी चाहिए कि दिन भर डटे रहे। ये तो उनको करना ही था, वो वहां से कैंडिडेट है। जब इस बड़े नेता होते हैं तो उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि आप 15 दिन तो आपने अपनी बहन पे छोड़ दिया कि आप हमें चुनाव जितवा दो, तब तो आपको रायबरेली की चिंता नहीं हुई। लेकिन वोटिंग के दिन आपको लगा कि आपका वहां होना आवश्यक है, और जिस प्रकार से उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया कि पहले हनुमान मंदिर पहुंचे, हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ किया और उसके बाद क्षेत्र में घूमे, और जिस प्रकार से कहीं भी ईवीएम की शिकायत पर तुरंत पहुंच जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अगर मिला के देखें, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कह भी नहीं सकता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन जो वहां से खबरें आ रही हैं और जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें रायबरेली सीट पर बहुत दिलचस्प मुकाबला है और कोई किसी भी करवट बैठ सकता है वहां चुनाव। ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो गांधी परिवार का गढ़ था या गांधी परिवार का गढ़ है, रहा होगा कभी गढ़, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ इसलिए बन जाता है। मीनाक्षी जी, 1 मिनट और लूंगा मैं आपसे, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गांधी परिवार कभी भी देखिए वो अर्बन सीट से चुनाव नहीं लड़ता। आप पूरे गांधी परिवार को उठा के देख लीजिए, नेहरू जी से उठा के देख लीजिए और राहुल गांधी तक, और आगे भविष्य का मैं नहीं जानता हूं। वायनाड गए ना राहुल गांधी? नहीं, वायनाड गए, लेकिन वायनाड पिछड़ा हुआ इलाका है, वो अर्बन नहीं है। वो तिरुवनंतपुरम नहीं गए, वो तिरुवनंतपुरम नहीं गए। मेढक गई थी इंदिरा गांधी, चिकमगलूर गई थी इंदिरा गांधी। संजय गांधी को भी जब डेब्यू करना था तो अमेठी गए और वहां कुदाल चलाकर उन्होंने सड़क बनाई थी। राजीव जी ने भी दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ा, बिलारी गई सोनिया जी। तो आप देखें, गांधी परिवार इसलिए पिछड़े इलाकों से और नॉन अर्बन इलाकों से चुनाव लड़ता है क्योंकि उनको लगता है कि वहां उनकी छवि एक मसीहा की बनेगी, उद्धारक की बनेगी, और अपनी इसी छवि को गाढ़ा करने के लिए वो वहां लगातार डटे रहते हैं, थोड़ा बहुत विकास करते हैं और अपने गढ़ का भ्रम पूरे देश को देते रहते हैं। अमेठी अगर गढ़ होता तो 2019 में गढ़ को ढाने में कितना समय लगा? स्मृति ईरानी को सिर्फ 5 वर्ष काम करने पड़े वहां। अमेठी की आपने बात की है तो भाई रायबरेली से सटे हुए अमेठी की जरा चर्चा भी कर ली जाए। अमेठी में बड़ी ही इंटरेस्टिंग लड़ाई है
और हम इंटरेस्टिंग क्यों कह रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि अमेठी वो सीट जहां पर राहुल गांधी पिछला चुनाव हार गए। और अभी जैसे अनंत जी कह रहे थे कि केवल 5 साल, और मैं तो 2014 में भी गई थी, 2019 में भी अमेठी इलाके को जब मैंने कवर किया, 2014 में मुझे एक ढंग का होटल ढूंढने में कितनी तकलीफ आई है वो मैं जानती हूँ। आप ही को तकलीफ नहीं आई। विनोद मेहता जी जब 70 के दशक में अमेठी गए थे, उनकी किताब है संजय स्टोरी, तब भी उन्होंने यही लिखा कि अमेठी में उनको कोई होटल नहीं मिला। तो ये नहीं है, 3 पीढ़ियों से पत्रकारों को वहां होटल नहीं मिल रहा है कि दिन भर की बारिश में भीगने के बाद फिर कहीं जाके एक किसी तरह होटल नसीब हुआ। क्या हमारे अपने जो यादें जुड़ी हुई हैं वो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं, लेकिन जनता की यादें क्या हैं? राहुल गांधी को उन्होंने पिछले चुनाव में नकार दिया। इस बार स्मृति ईरानी फिर से यहां से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन समीकरण बदल चुका है। सामने है किशोरी लाल शर्मा। 2019 में 54% यहां पर वोट पड़ा था। इस बार अमेठी में 54% मतदान हुआ। इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 2014 में 52% वोट कास्ट किया गया था। ये तो हुआ मतदान की प्रतिशत की बात, लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी जीते थे। इसके बाद से 2019 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो राहुल गांधी हार गए। इस बार क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस ने वहां से गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को स्मृति ईरानी के मुकाबले उतारा है। 2019 में स्मृति ईरानी की जीत का मार्जिन 55,000 था। आप इसे बहुत बड़ा या बहुत छोटा दोनों ही नहीं कह सकते, क्योंकि राहुल गांधी के गांधी परिवार के गढ़ में राहुल गांधी को हरा देना ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो आज तक दी जाती है। 55,000 का मार्जिन था, लेकिन क्या ये मार्जिन बढ़ेगा या फिर कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुधांशु जी, मार्जिन बढ़ रहा है या घट रहा है? इस बार राहुल गांधी नहीं है, केएल शर्मा है, जो कि अगर बतौर नेता आप देखेंगे, हाँ बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे, लेकिन गांधी परिवार के लेगेसी को इन्होंने बिल्कुल थाम के रखा, हाथ पे जकड़ के रखा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका भी। आप बड़ी हैरान होंगी इस बात को जान के कि वहां पे सबसे ज्यादा आक्रोशित जो थे लोग वो तो क्या किशोरी से थे। किशोरी का वहां पे एक स्ट्रैंगल होल्ड था, गांधियों से मिलने नहीं देना। वहां पे कांग्रेस के जितने नेता छोड़ के गए, उनके मन का आक्रोश क्या था? यही था कि भाई किशोरी कैसे हो सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा पकड़ा कि जकड़ ही लिया, चोक कर दिया, जकड़ दिया। और क्या है, उनको बाहरी वाला जो एक पक्ष है वो बहुत ज्यादा मजबूत था कि भाई अमेठी का कोई व्यक्ति जो है अमेठी नहीं संभाल सकता, कोई व्यक्ति अमेठी का महत्वपूर्ण नहीं होगा, एक पीए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अभी भी अगर आप देखें कांग्रेसियों में इतनी ज्यादा बगावत है वहां पे इसी बात को लेके कि भाई देते तो आप, हम लोग अमेठी के लोग हैं, हमने इतने साल जो है गांधी परिवार के पक्ष संभाल के रखा, आपको हम में से कोई नहीं नजर आया, आपको एक पीए नजर आया जिसको आपने ये टिकट दे दी है। इसलिए जो मतलब मैं तो मानता हूं कि ये ना केवल ये एक तरफा इलेक्शन है, ये इतिहास के लिए अमेठी से कांग्रेस का ध्वज जो है उसको खत्म करने वाला इलेक्शन है। इतनी भारी मात्रा से स्मृति जी जीतने वाली है और कांग्रेस को इतनी बड़ी रिजेक्शन देखने को मिलने वाली है अमेठी में कि आप पूछे नहीं। क्योंकि मैंने कहा वहां पे बहुत एक आहत है लोग वहां के कि भाई हमने आपको सिर पे बैठा के रखा और आपको अमेठी का कोई व्यक्ति नहीं दिखा। अब अमेठी में भी चुनाव फिर हमेशा बाहर वाले लड़ेंगे, अच्छा कोई कद्दावर भी लड़ता तो ठीक है, जिसको वहां पे लोगों ने माना कि ये जो है इनके पीए हैं, उस व्यक्ति को आपने चुनाव लड़ा दिया तो लोगों को लगता है उनका मजाक उड़ा गया है, उनका उपहास हुआ है और वो छोड़ने वाले। तो सुधांशु जी आपके नजरिए में तो हर्षवर्धन जी फिर तो ये हो गया कि एक तरीके से केक वॉक है स्मृति ईरानी के लिए, क्या वाकई में ये फ्री वॉक ओवर दे दिया है कि आप जाइए मैदान आपका है? देखिए मीनाक्षी, मैं इस शब्द को ही राजनीति में पसंद नहीं करता कि किसी की बपौती है, किसी की ठेकेदारी है, किसी के लिए केक वॉक है। अगर लोकतंत्र में इन शब्दों का हम उपयोग करते हैं तो लोकतंत्र को कमतर करने का प्रयास करते हैं। पत्रकार के तौर पर मैं एकदम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं कि किसी के लिए बहुत आसान चुनाव है, किसी के पिताजी, दादाजी, नानी जी, मामी जी, बुआ जी, फूफा जी उनकी सीट है। ये सीट इस देश में लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के तौर पर एक व्यक्ति को हमारी नीतियां तय करने के लिए भेजी जाती है। अब हम तो एक ही बात कहब सबसे पहले कि अमेठी को रोज अपमान करत ये गांधी परिवार वाले, हमारे घर तो हुआ ही है, ऐसे हम जानते ही अवधि में बोलते ही ज्यादा जनक समझ में आए
इस परिवार ने रायबरेली और अमेठी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रायबरेली में सोनिया गांधी जी लगातार सांसद रही, उसके बाद अचानक एक दिन वो कहती हैं कि हो गया, अब भैया तबीयत कम ठीक है, हम चल पड़े राजस्थान। और अमेठी से एक दिन राहुल गांधी कहती हैं कि हरा दिया तुमने, तुम्हारी किस्मत फूट गई, अब हम तो चले गए रायबरेली। इसके बाद भी क्या सचमुच अमेठी के लोगों को आपको लगता है कि एकदम वो किसी बात को समझेंगे नहीं? और ये किशोरी लाल शर्मा, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, इन सब का चुनाव होना ही नहीं चाहिए। ये अमेठी के लोगों के आत्मसम्मान का प्रश्न है। और जब इस देश का मतदाता अपने आत्मसम्मान के प्रश्न पर चुनाव लड़ता है तो 1977 में राजनारायण चुनाव जीत जाते हैं, इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती। यह आत्मसम्मान का प्रश्न था। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप अगर देखें क्या है, मतलब नीतियों की बात करते हैं तो अमेठी रायबरेली कितनी प्राथमिकता में था। आप जाइए और जो लोग वहां गए हैं, हम तो बचपन से उस इलाके को देखते चले आ रहे हैं, खुश होकर बताते थे कि गाड़ियों का काफिला धूल उड़ाता हुआ चला गया। अरे भैया पक्की सड़क थी ही नहीं, डामल तारकोल पड़ा ही नहीं था, धूल उड़ाता जाएगा ही। और 4 गाड़ी का काफिला चला जाएगा तो पूरे इलाके में धूल धूल हो जाएगी। और इतनी बेशर्मी कि उसको ये लोग बड़े गर्व से बताते थे कि धूल उड़ाते हुए काफिला गया। अरे भाई धूल उड़ाते जाएगा ही, आपको क्या है, आप तो फुर्सतगंज की पट्टी पर उतर गए, वहां से चल पड़े। लेकिन जो लोग वहां रोज रह रहे हैं, कब तक वो दाता की तरह से हाथ जोड़े कि वो कृपा पड़ेगी, हमारे ऊपर कुछ आ जाएगी रोशनी। और इस बार और कमाल हुआ है, अमेठी में वो बात करने की स्थिति में नहीं तो रायबरेली में कहते हैं कि देखिए विकास कम हो गया, ये मोदी सरकार विकास नहीं करने दे रही, देखिए इसको 10 साल हो गया। बताइए जरा। नहीं तो फिर जल्दी से मुझे हर्षवर्धन जी ये बता दीजिए, मैं आपको ज्योतिष बनने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन अनुमान बता दीजिए अमेठी रायबरेली। देखिए मतलब ज्योतिषी तो हम में से कोई हो नहीं सकता है, और ये राजनीतिक ज्योतिष तो और खतरनाक होता है। लेकिन अमेठी में मुझे स्मृति ईरानी बहुत अच्छे अंतर से जीतती हुई दिख रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये, स्मृति ईरानी ने अपना वो वादा पूरा किया कि हम यहां आए तो प्रवासी नहीं है, घूम टहल के लौट नहीं जाएंगे। बड़े नेता हैं तो ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन के लिए आए, एसी गाड़ी से उतरे, हेलो हाय किए चले जाएंगे। उन्होंने घर बनाया, और सिर्फ घर नहीं बनाया, सबसे ज्यादा तेजी से वहां जो घर लोगों को मिले हैं, जिसको हम प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं, वो अमेठी में बहुत तेजी से काम हुआ। दूसरी एक जो बड़ी चीज हुई, उन्होंने उसको, जैसे कहते हैं ना कि वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, लेकिन उसको मिला क्या, उसका जवाब वो लगातार देती रही। गांधी परिवार के सामने एक ये कहें कि अवसर था, उनको ये था कि वो कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। किशोरी लाल शर्मा को चुनाव लड़ाने का मतलब था कि अरे चलो कोई बात नहीं, कोई आदमी हमारा लड़ जाएगा। मुझे पता है इन दोनों सीटों पर इतनी सारी बातें हैं कि आप बहुत देर बोल सकते हैं, लेकिन रायबरेली में एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, रायबरेली में राहुल गांधी को एज है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अपने आंतरिक समीकरणों की वजह से। ठीक है, अब 5वें राउंड की एक और सीट पर हम बात कर ले जिस पर सबकी नजर है, वो है फैजाबाद। फैजाबाद यानी प्रभु राम की नगरी। हम अयोध्या की बात कर रहे हैं। राम मंदिर बन जाने के बाद से ये पहला चुनाव है। हालांकि यहां पर 2019 के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत घटा है। 2019 में जहां वोट परसेंटेज 61.5% था, इस बार करीब 3% घट गया है। इस बार फैजाबाद लोकसभा सीट पर 58.93% वोटिंग हुई है। फैजाबाद में बीजेपी के लल्लू सिंह और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद में सीधा मुकाबला है। लल्लू सिंह जहां विकास और राम लहर के रथ पर सवार दिखे, तो अवधेश प्रसाद ने जातीय गणित के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की है। अब हम जातीय गणित की भी बात कर लें सर अनंत जी। अब यहाँ से फैजाबाद की बात आपसे जरा शुरू कर ले। अभी कुछ दिन पहले न्यूज रूम में, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, मेरी शर्त लग गई। वो कह रहे कि नहीं फैजाबाद फंसा हुआ है। मैंने कहा क्या बात करें, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब क्या फंसा हुआ है? तो जरा आप बता दीजिए, फंसा हुआ है या बड़ी आसानी से निकल रहा है? देखिए, इस बार जो संसदीय चुनाव हो रहे हैं वो विमर्श और हकीकत के बीच में चुनाव हो रहा है। ये नैरेटिव का और रियलिटी का चुनाव है। अगर आप सोशल मीडिया, जिसको मैं इंटरनेट मीडिया कहता हूं, क्योंकि सोशल कहूंगा तो हम सब लोग एंटी सोशल हो जाएंगे, तो मैं इंटरनेट मीडिया पर जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसमें अगर जीतेंगे। एक बीजेपी के बड़े नेता के चुनाव में मैं गया था तो उन्होंने कहा कि अगर आप पत्रकारों से बात करेंगे अनंत जी तो मैं चुनाव हार रहा हूं, और अगर आप आम जनता से बात करेंगे तो आपको चुनाव की दूसरी तस्वीर मिलेगी। और ये मैंने करके देखा और मुझे अच्छा लगा।
कि ठीक है। तो ये जो फंसा हुआ चुनाव है ना, दरअसल ये लोग दोनों तरफ को साधने का प्रयास करते हैं। फंसा, अरे मैंने कहा था ना फंसा हुआ है, तो वो जीत भी गए, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, और अंटा तो मेरे पिताजी का है ही। तो फैजाबाद में जो अयोध्या के नाम से, पता नहीं संसदीय सीट का नाम हर्षवर्धन जी क्यों नहीं बदला, हाँ मतलब ये फैजाबाद की जो सीट है वहां से लल्लू सिंह का जीतना लगभग, या लगभग शब्द मैं हटा भी देता हूं, तय है। क्योंकि अगर आपके स्क्रिप्ट का जो पहला हिस्सा है विकास, दूसरे हिस्से में आपने राम लहर को लिया है, लेकिन जो विकास है अयोध्या का वो अभूतपूर्व है। जो वहां की इकोनॉमी डेवलप हो गई, जो वहां के लोगों का जीवन स्तर उठ गया है, जो वहां के लोगों की सुविधाएं बढ़ गई हैं, वोट तो इन्हीं चीजों पर होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वहां कि अब रामलला वहां विराजमान है मंदिर में, भव्य मंदिर में, और ये मंदिर और इकोनॉमी का फायदा दोनों तरह से वहां की जनता को हो रहा है। अवधेश प्रसाद जी लगातार कई बार से विधायक हैं, 5 या 6 बार के विधायक हैं, वो प्रयास करते रहते हैं इस बात की। समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी इस बात का प्रयास किया था कि इसको हिंदू चुनाव से अलग हटा के जाति चुनाव बनाया जाए, लेकिन पिछली बार भी सफलता उनको नहीं मिली थी। और मुझे लगता है कि फैजाबाद में कम से कम उनको ये सफलता नहीं मिलेगी। फैजाबाद की जनता विकास और राम मंदिर के मुद्दे पर वो क्या करेंगे, वो राम मंदिर का मुद्दा नहीं है उनके लिए। अब हम तो 15-15, 20-20 दिन एक ही शहर में बिता कर आया, फिर हम अगर बोल देंगे तो लोग हो सकता है कहेंगे कि देखो हम बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। विकास जो हो रहा है वो दिखाई देता है सुधांशु जी, लेकिन ये जो बात होती है कि केवल हम सिर्फ अयोध्या की बात नहीं कर रहे, फैजाबाद के उन इलाकों की भी बात कर रहे हैं जहां पर मुसलमानों की भी आबादी है, बड़ी आबादी है। इसमें 2 पक्ष में रखना चाहता हूं। हाँ। फैजाबाद में जो सारा समीकरण है उसको जब आप मुस्लिम परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं ना, तो आप हैरान हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि जितना परिवर्तन उनकी जिंदगियों में आया है, फैजाबाद क्या अयोध्या क्षेत्र के उत्थान से, सारे राम मंदिर के बनने से, वहाँ की सुविधाओं से, वहाँ पे सब कुछ एयरपोर्ट आ गया, वहाँ का रेलवे स्टेशन, उससे जो उनके जीवन में एक नई लहर दौड़ी है। तो जो जिस वैमनस्य के साथ या जिस सिंगल माइंडेडनेस के साथ पहले वोट करा जाता था, वैसा है नहीं। अब की बार तो मैं तो बहुत देख के आया वहाँ पे मुसलमानों में भी जो झगड़े का, वो हमेशा मानते थे कि ये जो झगड़ा था इसमें हम लोगों का नहीं था, ये बाहर वालों का झगड़ा था। और इसलिए जो है वहाँ के लोगों में एक दूसरा है, और श्रद्धा इतनी अपार है। और लालू सिंह जी का मैं एक कहना चाहता हूँ, यहाँ पे पिछले 5 साल में जितना उन्होंने वहाँ पे लोगों के साथ मिलके हर चीज में काम करा है, लालू सिंह जी हमेशा दिखते रहे वहाँ पे, हर एक के साथ रहे। तो ना केवल सारा माहौल, सारा परिप्रेक्ष्य, व्यक्तिगत तौर पे लालू सिंह जी की इस समय जिसको कहते हैं पॉपुलैरिटी जो है बहुत बहुत बढ़ी हुई है वहाँ पे। लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे सांसद हैं। लेकिन एक नाम जो है सुधांशु जी ऐसा है जो विवादों से ऐसा जुड़ा कि वो विवाद है कि उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं अब कैसरगंज सीट की। फिर अयोध्या को हटा के अब कैसरगंज पर आ जाएं। कैसरगंज जहां से बीजेपी सांसद बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा है, लेकिन क्या ये दबदबा इस बार भी कायम रहेगा? हालांकि कल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो कहीं पर बोल रहे थे कि मेरे ऊपर ये जो तमाम आरोप लगे हैं, मेरा जो टिकट काटा गया है, उससे जनता बहुत नाराज है और अब उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ मेरे बेटे को जिताने के लिए वो ईवीएम का बटन दबा कर आई है। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया गया। क्या करण भूषण पिता की विरासत को बचा पाएंगे? कैसरगंज के वोटिंग परसेंटेज की एक बार बात कर लें, 2014 हो 2019 हो, जहां पर 55% वोट पड़ा, इस बार भी इतनी ही वोटिंग हुई, वोट परसेंटेज घटा नहीं है। चुनाव दर चुनाव बृजभूषण का वोट शेयर भी यहां पर बढ़ता गया है। लेकिन अगर उनके सामने कोई चुनौती है तो वो है कैसरगंज का जातीय समीकरण, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले तो इतने सारे आरोप, उसके बावजूद जिसे कहते हैं ना कि कंधा कहीं भी झुका नहीं, वो उतना ही अकड़ा हुआ रहा, तना हुआ रहा, भले ही टिकट कटा हो, उनके बेटे को टिकट दिया गया हो। देखिए, कैसरगंज की सीट पर बृजभूषण के बेटे को जो टिकट मिला है उसमें 2 पहलू हैं।
एक तो भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में बृजभूषण के सामने असहाय है, वरना इतने आरोप लगे जिस व्यक्ति पर हों उसके परिवार से टिकट देने से बचा जा सकता था। आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, उनके ऊपर तो आरोप नहीं है, करण भूषण से क्या लेना देना, लेकिन ये फिर कई जगह ये चीजें लागू होंगी, तो मुझे लगता है कि टिकट नहीं देना चाहिए था। ये हुआ एक पहलू। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि बृजभूषण जहां खड़े हैं वहां दिल्ली दरबार और यूपी दरबार में उनके अलग अलग समीकरण हैं। दिल्ली दरबार के समीकरणों के चलते उनको टिकट मिला। उस क्षेत्र में जो उन्होंने एक बार बोला था, बड़ा वीडियो वायरल हुआ कि दबदबा था, है और रहेगा, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के करण भूषण आसानी से यहां से सांसद बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह सीट बनी हुई है। लेकिन अयोध्या पर एक टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगा, एक जरूरी टिप्पणी है। हाँ। लल्लू सिंह जी बहुत अच्छे नेता रहे, बहुत खांटी नेता रहे, पुराने नेता रहे, लेकिन उनका वक्त खत्म हो गया था। नरेंद्र मोदी को इस बार लल्लू सिंह को टिकट नहीं देना चाहिए था। एक राम मंदिर का निर्माण हुआ था, नए नेता की वहां आवश्यकता थी। ये जो आपको मत प्रतिशत घटा हुआ दिख रहा है ना, उसमें एक ये भी वजह होती है, नेता के तौर पर उनका चेहरा देख देख के लोग थक चुके हैं। लल्लू सिंह जी व्यक्तिगत बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, अयोध्या पर्व नामक एक कार्यक्रम भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके आसपास लोग बड़े हैं, लेकिन वहां एक नए अच्छे नेता की जरूरत थी। यह अवसर भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया। जहां तक सीट जीतने की बात है, अयोध्या हो या कैसरगंज हो, बड़े मार्जिन से, जबरदस्त मार्जिन से ये दोनों सीटें भाजपा जीतेगी। इसमें एक समीकरण और है जो हमें समझना चाहिए। पिछली बार से अब की बार में एक फर्क भी है। देखिए, पिछली बार बासपा सापा मिलकर चुनाव लड़े थे, तो एक जातीय समीकरण की जब बात होती है तो एक बड़ा वोट जो था वो हमेशा इस पक्ष में आ गया था, सापा बासपा के। अब की बासपा अलग लड़ रही है, और जैसा आपने देखा कि एक विशेष वर्ग का वोट बासपा का है, उनको कोई लेना देना नहीं क्या है, वो बहन जी का वोट है। अब की बार क्योंकि यहाँ मत विभाजन भी हो रहा है, इसलिए इस सारे इलाके में जिसका कि समीकरण अगर ये साथ मिलकर लड़ते तो शायद खतरनाक हो सकता था। मत विभाजन की वजह से ये आप कैसरगंज सब ये पूरी बेल्ट का आपको बता रहा हूँ। इस पूरी बेल्ट में एक विशेष वर्ग का सारा वोट जो है, जिसके के ऊपर मायावती जी का बहुत प्रभाव है, वो उनको जा रहा है, वो अभी भी जा रहा है। और ये मत विभाजन जो है, ये इससे भाजपा का पक्ष जो है ज्यादा मजबूत हुआ है पिछले चुनाव के बतौर। पिछले चुनाव में अगर आपने देखा होगा कि ईस्टर्न यूपी में 6 सीटें हारी गई थी, और वो सारी एक दूसरे से मिली हुई सीटें थी। और उसका कारण ये था कि वहाँ का जो समीकरण था, वहाँ पे मुसलमान, यादव और दलित, इनका जो पूरा समीकरण था, और ये सब एक साथ कंसोलिडेट हो गए थे, कोई स्प्लिट नहीं था इसके अंदर। अब की बार वो स्थितियां नहीं है, और इस वजह से भाजपा के लिए वहां पे अब की बार जीत ज्यादा। मैं एक बार बाराबंकी पर जाऊं, उससे पहले अनंत जी, कैसरगंज बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है, इजी निकाल रही है? देखिए, अभी जो सतह पे दिखता है, मैं वहां गया तो नहीं, जैसे मैं रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और लखनऊ इन सब इलाकों में गया, लेकिन कैसरगंज गया नहीं। लेकिन जो लोगों से बातचीत करके और जो समीकरण वहां दिखता है, जातिगत समीकरण या बृजभूषण शरण सिंह का पर्सनल क्लाउट जो उस क्षेत्र में है, वो देखकर तो यही लगता है कि वहां फाइट भी नहीं है, टाइट होने की बात तो बहुत दूर की बात, फाइट भी नहीं है। ठीक है, बाराबंकी की एक बार बात कर लेते हैं। बाराबंकी की भी ये लड़ाई दिलचस्प है। बाराबंकी की सुरक्षित सीट पर बीजेपी की राजरानी रावत और कांग्रेस के तनुज पूनिया के बीच मुकाबला दिखाई दिया। बीएसपी के शिव कुमार दोहरे भी मैदान में थे। दलित और मुस्लिम बहुल इस सीट पर इस बार 66.91% वोट पड़े हैं। 2019 में भी वोटिंग का यही ट्रेंड था, किसका वोट कहां जाएगा, साइलेंट वोट किधर स्विंग हुआ, बाराबंकी में जीत हार इस पर निर्भर करती है। तो राजरानी रावत, तनुज पूनिया, शिव कुमार दोहरे, ये अनंत जी मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। बाराबंकी जाना हुआ आपका? हाँ, उधर से गया, मतलब हाँ। लेकिन बाराबंकी की सीट तो बड़ी दिलचस्प है। बीजेपी को किसी वीडियो के कारण वो सीट बदलनी पड़ी थी, आपको याद हो अगर तो। जी बीजेपी के कैंडिडेट वहां, लेकिन मेरा ये मानना है मीनाक्षी जी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास जो वोट है वो थोड़े बहुत अमेठी और रायबरेली में ही बचे हैं, माफ करिएगा, कांग्रेस पार्टी को लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन 2.5% तो कुल वोट है उनके पास। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना इंटरनल सर्वे तो किया ही होगा, वो भी अपनी स्थिति जान ही रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल जान रहे हो, लेकिन अब गठबंधन में चूंकि 17 सीट दे दिए तो उम्मीदवार तो खड़े करने ही, और तनुज पुनिया मुझे लगता है पीएल पुनिया के परिवार के ही होंगे, उनके बेटे। हाँ, उनके बेटे हैं शायद, तो ये उनका वो लौटे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर आप देखें तो बाराबंकी में
जिस प्रकार से, या पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत कहीं टक्कर देने वाली नहीं है, अमेठी इंक्लूडेड। अमेठी में भी लोग ये कह रहे हैं कि टक्कर दे रहे हैं किशोरी लाल शर्मा, मुझे नहीं लगता कहीं टक्कर दे रहे हैं। मैंने कल अमेठी को बहुत माइन्यूटली मॉनिटर किया और सलोन से लेके जामो जगदीशपुर से लेके तिलोई तक मैंने उसको मॉनिटर किया, कहीं मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो जबकि वोट अमेठी और रायबरेली में ही कांग्रेस पार्टी के पीछे। तो बाराबंकी सीट पर, और दूसरी बात यह है कि यह सुरक्षित सीट है, यहां पर बीएसपी के भी ठीक ठाक वोटर होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, मैंने देखा नहीं है अभी। तो जो बीएसपी के वोटर होंगे वो अगर मायावती के साथ 50-60% भी चले जाते हैं, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में बहन जी ने कैंडिडेट बड़े अच्छे चुने हैं। लोग भले कह रहे हैं उनके बारे में कि वो भाजपा के लेके सॉफ्ट हैं, भाजपा की मदद और प्रचार भी उस तरीके का नहीं दिखाई दिया, लेकिन जिस प्रकार से उनके कैंडिडेट्स हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी से लेके आप उत्तरी उत्तर प्रदेश तक चले जाओ, तो आपको पूर्वांचल में भी तो आपको लगेगा कि मायावती जी ने सीट सिलेक्शन जो कैंडिडेट्स दिए हैं, तो आप ये सीट किससे दे रहे हैं, किससे नुकसान होगा? तो भाजपा की सीट है, भाजपा के पास जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। वही आप देखिए, कांग्रेस को 17 सीटें जो दी अखिलेश ने, कौन सी दी हैं? उनके आंतरिक मूल्यांकन में जो सीटें बिल्कुल जीतने की कोई स्थितियां नहीं थी, वो सीटें कांग्रेस को दी हैं, क्योंकि कांग्रेस का क्या अस्तित्व है, कांग्रेस का वहां पे कितना वजूद है, वो तो पिछले चुनाव में दिख गया था। अखिलेश को सारा स्पष्ट था, विधानसभा में क्या है, लोकसभा में क्या है, कांग्रेस का वहां पे वजूद ही नहीं है। इसी वजह से जो सबसे ज्यादा कमजोर सीटें थी, वो सीटें उन्होंने कांग्रेस को दे दी कि चलिए अब देनी तो है ही है, तो कौन सी सीटें देंगे जो हम जीत नहीं सकते। बाराबंकी से इनका पुराना रिश्ता है सुधांशु जी का, हैदरगढ़ वहीं है, पड़ता है विधानसभा, मुझे लगता है पुत्तू अवस्थी जी इनको याद हो गए, तो राजनाथ जी के लिए सीट छोड़ी थी। तो हैदरगढ़ और पुत्तू अवस्थी बड़े चर्चित रहे थे किसी जमाने में। तो मुझे जो सीटें हैं, कुर्सी और हैदरगढ़ और क्या क्या सीटें, वहां सब जगह बीजेपी बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड है वो। और मैंने कहा ये कांग्रेस को देना जो थी ना, ये सीटें जो कांग्रेस को दी गई हैं, ये वो सीटें हैं जहां पे मूल्यांकन में कुछ था ही नहीं। तो ये रहा कि भाई चलो अब क्योंकि नंबर देना है कि कांग्रेस भी लड़ रही है वहां। सर 2.5% पे तो पार्टी खड़ी है वोट शेयर पे, कहां आप, और फिर किशोरी को लड़ा के तो बहुत बहुत वोट शेयर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो फिर बाराबंकी से निकल के हम जरा लखनऊ तक आ जाते हैं। बाराबंकी से सटी हुई राजधानी लखनऊ पर भी सबकी निगाहें हैं। ये सीट बीजेपी का मजबूत किला कही जाती है। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं और अब ये सीट राजनाथ सिंह की कर्म भूमि है। तीसरी बार वो लखनऊ से जीत की हैट्रिक लगाने के दावे भी कई बार कर चुके हैं। इंडिया टीवी के कैमरे पर भी उन्होंने कहा है। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। लखनऊ में इस बार वोट परसेंटेज पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ घटा है। 2019 में 58% वोट था, तो 2024 में वोटर टर्नआउट घटकर 52% पर आ गया है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी का असर बहुत ज्यादा रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये टेम्परेचर कहा जा सकता है। 6% का फर्क है, लेकिन ये घटा हुआ वोट, देखिए हम तो सियासी बातें करेंगे, ये हमारा काम है। ये जो वोट प्रतिशत घटा है, हर्षवर्धन जी, किससे फायदा पहुंचा रहा है, किससे नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, राजनाथ सिंह की अपनी जो छवि है, अटल बिहारी वाजपेयी उस सीट पर जिस तरह से काम करते रहे, और अभी आज की तारीख में जो एक जिसको हम कहते हैं ना कि अगर हम एपी सेंटर मान लें अयोध्या को, तो उसके इर्द गिर्द के 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी सीट पर आप उसका प्रभाव नहीं देखेंगे, ये संभव नहीं है। 2.5 घंटा लगता है लखनऊ से अयोध्या पहुंचने में, और बढ़िया राजमार्ग बना हुआ है, तो वहां उसका असर नहीं पहुंचेगा, ये मुझे लगता नहीं है। पहली बात ये। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब हम वोटिंग परसेंटेज के घटने की बात करते हैं, और ये मैं पहले चरण के बाद से कह रहा हूं, देखिए कौन नहीं जाता है ऐसे समय में, जब उसको लग रहा है कि जहां जीत ज्यादा बड़े मार्जिन से हो रही, जहां राजनाथ सिंह जैसा बड़ा नेता है, दिग्गज नेता है, जहां हार जीत का अंतर इतना, और रविदास मेहरोत्रा इस स्थिति में नहीं है। बीच में तो समाजवादी पार्टी ने एक उनकी जगह, जिसको कहते हैं कि दूसरा प्रत्याशी उतारना तक तय कर लिया था, अपने एक प्रवक्ता को नामांकन करा दिया था, लगा कि प्रत्याशी भी वो बदलने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहां राजनाथ सिंह जी को किसी तरह की कोई मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से बड़ी जीत हासिल करेगी। इसमें एक पक्ष और है, आपको तो पता ही होगा इसका, वहां पे एक बड़ा शिया समाज, बड़ा समाज है वहां पे जी, और उस समाज का राजनाथ जी के प्रति एक विशेष लगाव है। उसका कारण ये है कि राजनाथ जी ने हमेशा, मोहर्रम का जुलूस होगा या कुछ हो, उसमें उन्होंने हमेशा
एक बड़ा निष्पक्ष होके जो करना चाहिए वो करा था। तो इसलिए शिया समाज को हमेशा राजनाथ जी में एक अपना प्रोटेक्टर दिखता है और उन्होंने खुल के उनका इस बार समर्थन नहीं करा। नहीं, लेकिन ये तो चर्चा चल रही है ना सुधांशु जी की मुसलमान तो बीजेपी का वोटर है ही नहीं, वो तो वोट देता ही नहीं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक लखनऊ में एक फर्क है, शिया समाज का जो केंद्र है वो, उसलिए वहां पे एक फर्क है। और दूसरा, मैं तो परसों लखनऊ में था, गर्मी का ये आलम था कि शाम तक भी निकलने में रूह कांप रही थी। नोएडा का ये हालत थी, 45 डिग्री टेंपरेचर। देश में चुनाव आयोग ने इतना लंबा चुनाव कर दिया, नेता के लिए इतना आसान थोड़ी है। इतना ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन एक और है कि राजनाथ जी का जो व्यक्तित्व है जी, वो सर्वमान्य है, जिसको कहते हैं ना, एक स्टेट्समैन का उनका व्यक्तित्व है, तो एक सर्वमान्य नेता है, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, रविदास मल्होत्रा का आपको शायद सबको इतिहास ध्यान है, कितना नहीं है, पहले वो विद्यार्थी परिषद से चालू हुए थे। जब लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के वो अध्यक्ष बने थे तो वो विद्यार्थी परिषद की तरह, पहले काउंसलर भी जब बने थे तो वो भाजपा की तरफ से बने थे, बाद में मनमुटाव होके चले गए और उसके बाद लंबे अरसे से वो सापा में रहे हैं। लेकिन जो कद में और जो कार्य में जो फर्क है दोनों का, अच्छा लखनऊ एक बड़ा भद्र शहर है, एक बड़ा नहीं, मैं तो मिसालें सुनती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पूछ भी ले कि भाई साहब ये आपका बेटा है, तो कहते थे नहीं क्या आप ही का बेटा है। लखनऊ की नजाकत जो है, उस नजाकत में राजनाथ जी का व्यक्तित्व जो है वो बिल्कुल फिट होता है उसके अंदर, मतलब सॉफ्ट स्पोकन, तहजीब वाले। एक बात मीनाक्षी मैं कहना चाहूंगा कि राजनाथ जी हमारा क्षेत्र छोड़कर चले क्यों गए गाजियाबाद को? गाजियाबाद का जो लॉस है वो लखनऊ का गेन है, तो हमें बड़ा इस बात का मलाल रहता है कि राजनाथ जी गाजियाबाद छोड़कर अटल जी की विरासत अभी राजनाथ जी ये बातें सुन रहे होंगे, उन्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अभी तक हमने जितनी सीटों की बात की, चाहे वो फैजाबाद हो, बाराबंकी हो, कैसरगंज हो, अमेठी हो, केवल एक रायबरेली सीट ऐसी थी जहां पर राहुल गांधी को अपर एज दे रहे थे। इसके अलावा जितनी सीटें हैं वहां पर बीजेपी की जीत का अनुमान हमारे तीनों मेहमान लगा रहे हैं। एक जरूरी लाइन है, अनुमान मैंने बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी और बेहतर दिया होता। दिनेश प्रताप सिंह स्थानीय तौर पर मजबूत हैं, दबंग हैं, लेकिन वहां राजपूतों में भी एक बड़ा समूह है, यानी ठाकुर भी नहीं मानते हैं। मनोज पांडे से भी उनकी अदावत थी, मान लीजिए अदिति के पिता अखिलेश सिंह से तो बहुत कुछ हुआ है, वो छोड़ दीजिए उसको। वहां अगर एक थोड़ा, जिसको कहते हैं ना, कई बार आपको बज क्रिएट करना होता है, राहुल गांधी के सामने आपको एक थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप का कैंडिडेट देना था, वहां के लोगों को भी लगता कि चलो ठीक है ये जाएंगे तो कौन आएगा। और ये फर्क पड़ता है, ये हमने 2014 और 19 में स्मृति ईरानी की लड़ाई में देखा, वो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ये मेरी समझ में नहीं आया। उसके बावजूद दिनेश प्रताप सिंह भी अगर राहुल गांधी को ये स्थिति कर दे रहे हैं कि उनको बूथ बूथ घूमना पड़ रहा है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। इसमें एक फर्क ये है कि दिनेश प्रताप सिंह जी का दिनेश प्रताप सिंह जी का जो नामांकन था या जो उनका कैंडिडेचर था वो पहले अनाउंस हो गया, उसी के बाद राहुल गांधी गए वहां पे। हाँ, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी ना, लास्ट मिनट तक तो भाजपा भी प्रतीक्षा करती रही। असल में क्या है मीनाक्षी कि अमेठी और रायबरेली में आकर्षण इतना है ना कि पैनलिस्टों को लगता है इसी पे चर्चा होती है। नहीं, लेकिन चर्चा के लिए अब हम उन सीटों की भी बात कर ले जो कि यादव परिवार का गढ़ है। अब वो कितना गढ़ है, कितना गढ़ रहती हैं, बच पाती है, नहीं बच पाती है, ये तो आप लोगों का आकलन और जो वहां से आ रही है रिपोर्ट वो बताएंगी। हम हाई प्रोफाइल सीट्स की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की यादव फैमिली की सीट जहां से अखिलेश यादव और उनके फैमिली मेंबर्स चुनावी मैदान में हैं। इसमें बात मैनपुरी की सबसे पहले, जिसे समाजवादी पार्टी का अजय दुर्ग कहा जाता है। 1994 से ही यहां से समाजवादी पार्टी लगातार जीत रही है। पिछले 2 चुनावों में मोदी लहर के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अब तक जिन किलों को फतेह नहीं किया है, रायबरेली की तरह उसमें से एक सीट मैनपुरी भी है। मैनपुरी में इस बार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं, मौजूदा सांसद हैं। मुलायम सिंह जी के निधन के बाद से जो यहाँ पर उपचुनाव हुआ था वो यहाँ से चुनाव जीती थी। डिंपल के खिलाफ इस बार बीजेपी के जयवीर सिंह ठाकुर हैं, जो कि योगी सरकार में पर्यटन मंत्री हैं और मैनपुरी विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। 15 दिन पहले यानी कि 3rd फेज में जब 7 मई को वोटिंग हुई, यहाँ पर पिछली बार के मुकाबले 1% ज्यादा मतदान हुआ। मैं ज्यादा इतने प्रतिशत में नहीं जाती हूँ, लेकिन ये जो जब जाति के समीकरण की बात कर रहे हैं, मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का अजय दुर्ग कहा जाता है, अनंत जी, अजय दुर्ग अजय ही रहेगा या पराजय हो सकती है? मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई बहुत बदलाव होगा। आपने स्वयं कह दिया अभी थोड़ी देर पहले
कि मोदी की पिछली 2 लहर में भी वहाँ बदलाव नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि मैनपुरी में स्टेटस को मेंटेन रहेगा। जीत का अंतर कितना होता है, क्या होता है, ये चुनाव के वोटिंग परसेंटेज पे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना या घटना ये कोई साइंस नहीं है कि किसी प्रत्याशी के खिलाफ है या उसके पक्ष में है। ये कहीं से कोई प्रूवन कंक्लूजन इसका अभी तक मिला नहीं है। इसलिए ये कहना कि 1% वोट मिला है तो इसका कोई आकलन हम कर पाएँ, उसमें मैं तो कम से कम असमर्थ हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैनपुरी सीट बहुत लंबे समय से अखिलेश यादव के परिवार के पास रहा है और मैनपुरी के लिए इन लोगों ने विकास के भी काम, क्योंकि आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो मैनपुरी में मतलब विकास की सारी धाराएं मैनपुरी में ही जाकर गिरती थी। तो और यादव वोट भी वहाँ बहुत है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि डिंपल यादव को मैनपुरी में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन मैनपुरी से जैसे ही बाहर निकल के वो उन्नाव गई थी तो वो हार भी गई थी। तो इसलिए ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि डिंपल यादव की जीत है। दरअसल ये नेताजी की विरासत, मैं एक्चुअली इसी पर आ रही थी हर्षवर्धन जी कि कई बार ये लगता है, हाँ कन्नौज, मैं इसी पर आ रही थी कि ये परिवार का स्टेटस है, ये डिंपल यादव की अपनी क्रेडिबिलिटी या अपना उनका फेव या अपनी उनकी ताकत, ये वो नहीं है। मैनपुरी अगर जीत रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के दौरान जो हुआ है ये उसकी बदौलत है। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कोई भ्रम नहीं है और मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता थे, जिसको कहते हैं ना कि उनको जमीन की समझ थी। सोचिए कि उन्होंने भी खूब जम के परिवारवाद किया। कहा जाता है ना कि एक समय उनके घर में जो विलेज डेवलपमेंट कमेटी होती है, ग्राम पंचायत समिति, उसके सदस्य से लेकर लोकसभा राज्यसभा तक करीब करीब 3-4 दर्जन लोग थे। उसके बावजूद उनके ऊपर वो परिवारवाद का आरोप नहीं चिपका। वो दूसरी जातियों को भी भ्रम कह लीजिए, उनको एक ऐसे संभाल के रखते थे कि लगता था कि चलो शाक्यों को भी कुछ मिल रहा है, लोधों को भी कुछ मिल रहा है, राजपूतों को भी कुछ मिल रहा है, कुछ कुछ सबको भ्रम रहता था। अखिलेश यादव के समय में वो पूरा भ्रम टूट गया है। जो कन्नौज हारी सुब्रत पाठक से डिंपल यादव, वो उसी का परिणाम था। और यहां यह भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि 2012 में जब सरकार थी तो भैया नामांकन नहीं हो पाया था, निर्विरोध जीत गई थी डिंपल जी। हालांकि उस वक्त देश में संविधान भी बचा रहा, लोकतंत्र भी अच्छे से चला, तानाशाही भी नहीं हुई, किसी को स्क्रीन भी ब्लैक करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैनपुरी की जहां तक बात है, मैनपुरी का चुनाव बड़ा रोचक है। डिंपल यादव निश्चित तौर पर सांसद बनकर फिर से दिल्ली आती दिख रही है, लेकिन जिस तरह से वहां के करहल चौक पर जो हुआ महाराणा प्रताप की मूर्ति पर, जिस तरह से वहां राजपूत सेंटिमेंट आहत हुआ, जिस तरह से जातीय संघर्ष बढ़ा है, अगर यादव बनाम आदर्श हो गया तो डिंपल यादव के लिए एक मुसीबत हो सकती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में वो जहां खड़े हैं, अंतर भले कम हो जाए, डिंपल मुसीबत अगर होगी भी तो वो थोड़ी ही होगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर अगले 5 साल के लिए इनकी रणनीति क्या होगी, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि रणनीति तो 1924 में क्या रही, ये जितने लोग जीते थे सांसद के तौर पर, 19 से 24 तक इन्होंने क्या किया, कोई रणनीति नहीं है। इनको लगता है कि एक समय के बाद जनता उबेगी मोदी से तो इनको ले आ देगी। अच्छा, इसके अलावा कोई रणनीति नहीं है कि अगर मोदी से उब गए तो फिर कुछ होगा। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली, देखिए पिछली बार 2019 का अगर आप विश्लेषण करें तो 6 सीटें थी वेस्टर्न यूपी की, कंटिगुअस सीटें थी मिली एक साथ, वो समीकरण की वजह से। ऐसे ईस्टर्न यूपी की 6 सीटें मिली जुली थी, एक दूसरे से बाउंड्री जुड़ी हुई थी। 3 सीटें स्टैंड अलोन थी, एक मैनपुरी, एक रायबरेली, एक श्रावस्ती, ये 3 थी। तो मैनपुरी उनमें है कि जिसमें कि सारा प्रभाव होने के बावजूद, सारे माहौल में एक जो पक्ष में भाजपा के होने के बाद मैनपुरी स्टैंड अलोन सीट जीती गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक समीकरण है और यादव में, जैसे इन्होंने कहा, मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा नाम था, एक बड़ा प्रभाव रहा है हमेशा वहां पे, और इसलिए एक इमोटिव तौर पे, एक भावनात्मक तौर से वो मुलायम सिंह के साथ ये जो आप मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बोल रहे हैं, हाल ही में अनुप्रिया पटेल से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ, उनके कद की प्रशंसा करना तो हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि ये उनका एक स्टैचर रहा है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए जब मैंने पूछा तो उन्होंने इसके ठीक उलट ये कहा, उनके पास बहुत बड़ा मौका था, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुलायम फैमिली का एक और गढ़ कन्नौज, जहां से खुद समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने कन्नौज में अखिलेश यादव की साइकिल पंचर कर दी थी। अखिलेश यादव ने पिछली बार अपनी पत्नी डिंपल यादव को, अभी आप चर्चा में भी सुन रहे थे, कन्नौज से डिंपल यादव हार गई थी और
इत्र नगरी में बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा था कि समाजवादी पार्टी की साइकिल उसमें फंस गई। बीजेपी के सुब्रत पाठक चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इस बार बीजेपी ने कन्नौज से सुब्रत पाठक को ही टिकट दिया। अखिलेश यादव खुद इस बार मोर्चा संभाल रहे हैं। लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उतारा, लेकिन जब पार्टी को यह लगने लगा कि सीट फंस सकती है, और हर कोई सवाल पूछ रहा था कि अखिलेश यादव खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं जब सीधी सीधी टक्कर ले रहे हैं। अभी हाल के दिनों में तो अनंत जी उन्होंने एक बयान भी दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था। वो ये कह रहे थे कि 79 सीट वो जीत रहे हैं, केवल एक क्योटो में टक्कर है। नहीं, आपने क्या बोला, ठीक से बोलिए, क्या कहा अखिलेश जी ने? नहीं, नहीं फिर जगह का नाम जो सीट जीत रहे हैं, क्योटो नहीं बोला उन्होंने, क्यूटो बोला है। क्यूटो, बहुत ओके, क्यूट क्यूटो, क्यूटो बोला उन्होंने, क्योटो नहीं बोला है। तो नहीं, ये क्यूटो या क्योटो की बात हम छोड़ देते हैं, क्योटो ही, लेकिन अखिलेश जी ने क्यूटो बोला है। अखिलेश जी वैसे हैं बहुत क्यूट। नहीं, राहुल जी कम क्यूट। अब मुकाबला है दोनों, मुकाबला है। अच्छा नहीं, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए, एक अपने को हार्वर्ड का कहते हैं, शायद कहाँ का कहते हैं। नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की डिग्री शपथ पत्र में नहीं है। नहीं है, चुनाव के शपथ पत्र में ऑस्ट्रेलिया वाली डिग्री का जिक्र नहीं है। मेरी जानकारी है, अगर है तो उसको दुरुस्त कीजिए। इसका मतलब वो डिग्री जो है मिली नहीं, पढ़ने गए लेकिन डिग्री के बिना आ गए। सर अब कन्नौज बताइए ना कि किसकी डिग्री पास होने वाली है यहाँ पर, अनंत जी? मैं कन्नौज में देखिए बहुत तगड़ा मुकाबला है। सुब्रत पाठक तीसरी बार वहां से मतलब इनकम्बेंट है, उनके खिलाफ किसी प्रकार का वो मतलब इतने क्या कहते हैं उसको सहज व्यक्ति हैं कि एंटी इनकम्बेंसी टाइप कुछ है नहीं उनके खिलाफ। कन्नौज ही ना, हाँ कन्नौज में अगर आप देखें, और वो डिंपल यादव को हरा चुके हैं, ये आत्मविश्वास उनके अंदर है। डिंपल यादव की हार का बदला लेने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि अंत समय में कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरे। तो मुझे लगता है कि कन्नौज में अगर आप मुकाबले को देखना चाहेंगी तो मुझे लगता है 52 सुब्रत पाठक के पक्ष में है और 48 अखिलेश यादव के पक्ष में मुझे नजर आता है, क्योंकि वहां पर जो मतलब वो कन्नौज मतलब कान्यकुब्ज, ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। मतलब वो जो हिंदू संस्कृति का जो है, वो जो एक कन्नौज केंद्र है। हाँ, कन्नौज जो है वो मतलब एक तरीके से कन्नौज के अगर ऐतिहासिक उसमें जाएंगी तो वहाँ की अप्सराएं, वहाँ की मूर्ति कला, वहाँ के मतलब वहाँ कन्नौज राजवंश, कन्नौज राज, हाँ, तो ये सब अगर आप देखेंगे और उससे जो वहाँ की स्थानीय लोगों का लगाव है, और सुब्रत पाठक ने जिस तरह से लो प्रोफाइल रहते हुए वहां लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखी, उनके बारे में लोग कहते हैं कि इतने सहज हैं कि किसी के बर्थडे पर भी बिन बुलाए भी पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें चुनाव में बहुत मैटर करती हैं। अखिलेश जी के आने से ये जरूर हो गया, अखिलेश जी कहीं जाएंगे भाई, ऐसा माना जाता है कि बड़े हेवी वेट नेता हैं, हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं, लेकिन माना तो, लेकिन आप जिस वेइंग स्केल में बात कर रहे हैं, हाँ, हर्षवर्धन जी, इनके वेइंग स्केल में 52 सुब्रत पाठक है, 48 जो है आप अखिलेश यादव को दे रहे हैं। बिल्कुल, अनंत जी का तो ये रेशियो उन्होंने नहीं, देखिए कन्नौज की सीट पे 2-3 चीजें बदली हैं। एक तो ये कि सुब्रत पाठक एक बार तो डिंपल यादव को हरा चुके हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की हार लगभग तय थी, मतलब ये माना जा रहा था कि हार जाएंगे, इसीलिए अखिलेश यादव को वहां उतरना पड़ा। तेज प्रताप यादव लालू जी का दामाद भी बन जाता, बिटिया तो लड़ी रही, दामाद भी बन जाता, लेकिन वो किस्मत नहीं खुली। अब वहां एक जो बड़ा बदलाव हुआ है उसको समझना चाहिए, वो है 2022 का विधानसभा चुनाव। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 की रणनीति तैयार की। वहां से जो आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण जो वहां से जीते थे, उनको चूंकि दलितों का जो वोट है वो बड़ा मैटर करता है, किसी भी के भी पक्ष में जिधर जुट जाएंगे, वरना मुस्लिम यादव और फॉरवर्ड क्लास जिसको कहते हैं वो दोनों आपस में संघर्ष करते हैं। जहां दलित मतदाता गया वहां तराजू भारी हो गया उसका पलड़ा, और मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी और सुब्रत पाठक के पक्ष में है। अखिलेश यादव के जानने से मुकाबला रोचक हुआ है। मैं इसको टफ सीट्स में मानता हूं। 50-50 कह सकते हैं कि थोड़ा इधर दाएं बाएं वो कह सकते हैं। दाएं बाएं। एक और चीज सोचनी चाहिए कि भाई अखिलेश यादव लोकसभा क्यों लड़ रहे हैं? सर क्यों नहीं लड़ेंगे? मैं बताता हूं ना, देखिए उनकी कर्मभूमि क्या है। उनकी कर्मभूमि है यूपी। उनकी सारी राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, और अमूमन जो प्रदेश का नेतृत्व देना चाहता है वो लोकसभा में नहीं बैठता है, वो विधानसभा में बैठता है। वो वहां पे उसको रोज मुख्यमंत्री को चैलेंज करता है, वो वहीं पे उसको, और वो लड़ भी नहीं रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि टिकट बदल के उनको लड़ने की मजबूरी आई?
मतलब इसका एक परिप्रेक्ष्य समझिए। वहाँ जो था, वहाँ का माहौल एक बहुत हतोत्साहित करने वाला एक माहौल बना हुआ था। सारे सपा के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं जोश नहीं था, कहीं आत्मविश्वास नहीं था। और इसी वजह से उनको जोश और आत्मविश्वास देने के लिए एक रिस्क लिया है। डाउन साइड क्या है कि भाई चलो विधानसभा तो ही है, वहां विधान परिषद में है, मतलब वहां क्या करेंगे, ताकि एक जोश बना रहे कि हाँ भाई देखो दिग्गज लड़ रहे हैं और कुछ हो जाएगा। हम सिर्फ लड़वा नहीं रहे, हम खुद भी लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं और क्योंकि हम लड़ रहे हैं तो इसका आत्मविश्वास हमारा दिख रहा है कि हम जीतने के लिए लड़ते हैं, कुछ कोई हारने के लिए नहीं। नहीं, इसमें देखिए एक बात समझिए, अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा था कि वो अब यहीं रहेंगे, योगी आदित्यनाथ से लड़ेंगे, यूपी बदलना है, वो ठीक स्ट्रेटजी थी। लेकिन इसको भी अच्छी रणनीति मानना चाहिए कि अखिलेश यादव ने आखिरी समय में तय किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और नेता मतलब क्या होता है? अगर कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता दम लगाकर चुनाव लड़ गए होते, जो टीवी पर तो खूब बोलते रहते हैं, लेकिन हार गए तो सीट पर जाने का साहस नहीं करते, और अखिलेश की ही वजह से राहुल गांधी रायबरेली चुनाव लड़ने गए, इसको भी आप समझिए। तो मुझे लगता है कि नेता के तौर पे आपको लड़ाई लड़नी होती है ना। ठीक है, आप 24 में नहीं जीत रहे तो भी तो आपको लड़ना होता है। आज हम कन्नौज पे ये बात कर रहे हैं ना कि अखिलेश यादव जीत सकते हैं, वरना अगर तेज प्रताप लड़ रहे होते तो मैं भी यही कहता कि सुब्रत पाठक आसानी से चुनाव जीत जाए। लीडर्स शुड लीड विद एग्जांपल्स। अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ भी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है तो कन्नौज, हमारे तीनों मेहमान ये कह रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। 50-50 की लड़ाई है। कन्नौज और मैनपुरी के अलावा बदायूं में भी यादव फैमिली की ही प्रतिष्ठा दांव पर है। अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई आदित्य यादव को यहां से मैदान में उतारा है। आदित्य यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं। पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि इसके लिए अखिलेश यादव को 3 बार टिकट बदलना पड़ा है। शिवपाल यादव को तो हमने खुद मंच से बोलते हुए सुना कि जो है अब हम यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे बेटे यहां से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव को भी यहां पे टिकट दिया गया था, शिवपाल यादव को टिकट दिया गया था। चुनाव प्रचार में भी हमने अलग अलग तरीके की बातें सुनी। कुल मिलाकर चेहरा हम जान रहे हैं कौन चुनावी मैदान में है। यहां पर फाइट सुधांशु जी कितनी टफ? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भाजपा को कोई बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, उनके परिवार के आए हैं, शिवपाल यादव अपने हैं, बदायूं का एक समीकरण लोगों को लगता है, लेकिन वहां पे फिर जो मैं कह रहा हूं, हमेशा की तरह वहां पे मतों का विभाजन जो है वो एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से बदायूं सीट जो है भाजपा के पक्ष में जाने वाली है। वहां पे जो मुस्लिम समाज में भी एक विभाजन हो रहा है वहां पे, जिसके बल पे ये जो है ये बहुत आसान नहीं, ये जो आपने कहा मुस्लिम समाज में विभाजन हो रहा है, उसका कारण बता रहा हूं। बीएसपी की तरफ जा रहा है। हाँ, उसमें एक धड़ा जो है वो बीएसपी की तरफ जा रहा है। और क्या हुआ है यहाँ पे कि प्रत्याशी को लेके इतनी लास्ट मिनट तक ये चलती रही, ये लड़ेंगे वो लड़ेंगे शिवराज, तो उस वजह से वहां पे जो है वहां पे इस सारी चीज को पसंद नहीं करा गया है। इसलिए बदायूं जो है लोग तो मतलब सापा वाले तो जो भी माने, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये सीट जो है भाजपा के पक्ष में जाने वाली है। अनंत जी, मतदाताओं को कंफ्यूजन पसंद नहीं है, क्या ये भारी पड़ेगा? देखिए, भ्रम तो कहीं अच्छा नहीं होता। कहीं भी भ्रम की स्थिति बनती है तो वो तो वोटर भी भ्रमित हो जाता है। 3 कैंडिडेट बदले, लेकिन बदायूं में जो इस बार वोट में जो एक करंट है, अंडर करंट नहीं है, करंट है। आपको याद होगा बदायूं में डबल मर्डर हुआ था, गला रेत कर हत्या की गई थी, और जावेद और एक और नाम जो एक्यूज था वो पकड़े भी गए थे शायद। लंबे समय तक तो बदायूं चर्चा में रहा था। बदायूं चर्चा में रहा, और उस समय का आप बयान याद करिए जो शिवपाल यादव ने क्या कहा था। तो जनता क्राइम की चीजों को, और खास तौर पर जब हिंदू पीड़ित हो और मुसलमान अटैकर हो, तो इसको सोशियोलॉजिकली अगर आप देखें तो हमारे वोटरों के मन में बहुत गहरे बैठता है। एक असुरक्षा की भावना प्रबल हो जाती है। उत्तर प्रदेश में असुरक्षा की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन जिस प्रकार से बदायूं में घर में घुसकर 2 लोगों, बच्चों की गला रेत कर हत्या की गई नृशंसता पूर्वक, और उसके बाद भी इस प्रकार के असंवेदनशील बयान आए थे कि भारतीय जनता पार्टी इसको वोट करना चाहती है या उस पर राजनीति करने का जो समाजवादी पार्टी का प्रयत्न था वो उनके कैंडिडेट सिलेक्शन में दिखाई देता है। शिवपाल जी का
शिवपाल जी को वहां से खुद लगभग लड़ना, तय था। इसीलिए लेकिन नहीं लड़े इस वो। बयान के बाद मुझे लगता है कि रीथिंकिंग हुआ उनके नाम पर। फिर धर्मेंद्र यादव, फिर चलो धर्मेंद्र को भी लगा कि उसको भी थोड़ी सेफ सीट दे दो। ये छोटा सा एक उनके परिवार का जो सबसे नया नोवाइस इन पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसको लेकर आए। इसलिए मुझे लगता है कि यहां से संभवतः, जहां तक मेरी जानकारी है कि दुर्विजय साक्य चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, जी वही तो उनको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि वहां चुनाव इस बार हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा के मुद्दे पर वोट किया है। ध्रुवीकरण जो है वो इसीलिए है क्योंकि वहां पे योगी जी जो हैं आज वो सुरक्षा का प्रतिबिंब बन गए हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और जो जिसको कहते हैं ना कि वहां पे क्रिमिनलिटी का जो एक सिंबल बना हुआ है, वो वहां का वो हुआ था, वो किस्सा जो वो क्रिमिनलिटी का एक सिंबल बना हुआ है। ये केवल बदायूं की बात नहीं है। मैं तो जौनपुर में होकर आई, मैं गाजीपुर होकर आई। आप उत्तर प्रदेश की जितनी सीटों पर चले जाएं, वहां पर सुरक्षा मतलब योगी आदित्यनाथ इतनी क्लियर, बिल्कुल बुलडोजर पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं इसलिए कहूंगा कि वहां पे ये सुरक्षा मतलब योगी का बुलडोजर, कि जो कानून अपने हाथ में लेने की हिम्मत करेगा ना, उसको फिर ऐसा सबक मिलेगा कि उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा। नहीं, एक रेडी पर अपना ठेला लगाने वाली महिला से लेकर किसी मल्टीनेशनल में काम करने वाली, गाड़ी से चलने वाली महिला तक एक ही बात कहती है कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मतलब जीत अगर हम कहें, कामयाबी कहें, तो उसकी बुनियाद जो है ये सुरक्षा कही जा सकती है। हर्षवर्धन जी, मैं फिरोजाबाद की एक बार बात करूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। फिरोजाबाद में भी यादव फैमिली की प्रतिष्ठा दांव पर है, जहां अखिलेश यादव कि एक और भाई अक्षय यादव चुनावी मैदान में है। अक्षय यादव रामगोपाल यादव के बेटे। यहां पर 7 मई को मतदान हुआ, जिसमें 58.53% वोट पड़ा। पिछली बार बीजेपी के चंद्र सिंह जादौन से 28,000 वोटों से अक्षय यादव को हराया था, और बीजेपी ने इस बार चंद्र सिंह की जगह विश्वदीप सिंह को टिकट दिया है। फिरोजाबाद में पिछली बार की तुलना में इस बार करीब 2% वोटिंग कम हुई है। फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी कहा जाता है, कांच की बनी हुई चूड़ियों के लिए मशहूर है। फिरोजाबाद से कांग्रेस के टिकट पर राज बब्बर भी चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में खुद अखिलेश यादव यहां से सांसद रह चुके हैं। 4.5 लाख यादव और 2.5 लाख मुस्लिम आबादी वाला फिरोजाबाद। अगर ये जो मैंने यादव और मुस्लिम वोट बैंक को ही कोलैबोरेट किया, ऐसा लगा कि ये तो सपा जीत गई, ऐसा है क्या? देखिए, ये हम लोग टीवी पर बात करते हैं और सचमुच ये अजय जैसा समीकरण दिखता है, लेकिन बिहार का 2019 का यही समीकरण था और एक भी सीट उस एमओआई समीकरण वाले राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश में एमओआई समीकरण वाले इन्हीं अखिलेश यादव की पार्टी को 5 सीटों पर समेट दिया था, चाहे वो 2014 हो चाहे 2019 हो। और अब स्थिति ये है कि अपने परिवार की सीटों पर भी वो उपचुनावों में हार जाते हैं। एमओआई समीकरण के गढ़ कहे जाने वो वाले आजमगढ़ में हार जाते हैं, रामपुर में हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समीकरण भी शायद वो मिथ है जो लंबे समय से भारतीय राजनीति में एक कोट अनकोट सेक्युलर खांचे में चलता रहा। अब जरा इसको इस तरह से भी देखिए, जब इस तरह से टीवी पर सुनाई देता होगा, रोज रोज इसकी चर्चा होती होगी, तो क्या वहां जो दूसरे लोग हैं उनको ये बात नहीं समझ में आती होगी? और इसीलिए 20-30% मुस्लिम आबादी वाले लोकसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। अब जैसे उदाहरण के लिए जब हम इन सीटों की बात कर रहे होते हैं, अभी जैसे बदायूं की हम बात कर रहे थे कि दुर्विजय शाक्य को वहां से टिकट दिया संघमित्रा मौर्य की जगह, जो स्वामी प्रसाद की बेटी थी। अब दुर्विजय शाक्य को टिकट दिया तो कौन थे दुर्विजय शाक्य? एबीवीपी के बैकग्राउंड से आते हैं, अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वहां लगातार राजनीति कर रहे हैं। लोध और शाक्य में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पैठ की। लोध कल्याण सिंह के समय से आ गए, शाक्य बाद में आए। अखिलेश यादव मजबूरी में जब डिंपल यादव का नाम घोषित करते हैं मैनपुरी से, तो आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष बना देते हैं, जल्दी से चिट्ठी जारी करनी पड़ जाती है। यानी जो दूसरे जातीय समीकरण हैं उसमें भ्रम है, उसमें विश्वास नहीं है अखिलेश यादव के प्रति। और शायद यही वजह है कि जिसको हम बार बार कह रहे हैं, अभी आनंद जी कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अखिलेश यादव के घर परिवार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, ये भी घर परिवार की तो चर्चा नहीं, हो रही है लेकिन सर, भारतीय राजनीति में आप सोचिए ना, परिवार के अलावा किसी यादव को उन्होंने टिकट भी तो यही लोकतंत्र में जिस उत्तर प्रदेश में 9% के आसपास यादव हैं, उन यादव मतदाताओं को परिवार के अलावा चुनने के लिए एक बढ़िया यादव विकल्प तक नहीं है। आप सोचिए जरा इसको, क्या यादवों के बीच में नहीं जा रहा होगा? और जब डॉक्टर मोहन यादव लखनऊ, आजमगढ़, दूसरे राज्य के हिस्सों में जा रहे होंगे, तो किसी को नहीं लग रहा हो कि यार ये मोहन यादव तो मुख्यमंत्री बन गया,
और हम तो अभी भी वहीं जस के तस हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक चीज है जो अखिलेश यादव के खिलाफ काम कर रही है, जिसको वो समझने को तैयार है। कल ही मोहन यादव जी हमारे साथ इंडिया टीवी के ही मंच पर जुड़े, उन्होंने कहा कि मीनाक्षी जी आप ये समझ लीजिए, ये परिवारवादी पॉलिटिक्स को जनता बहुत अच्छे से समझ गई है। अब ये कह देना कि यादव फैमिली को ही वोट करेगा, ये नहीं होने जा रहा। मैं भी तो यादव हूं, उन्होंने बोला। मीनाक्षी जी एक बड़ी मजेदार चीज है, अगर आप ये जात की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा इसका विश्लेषण करें, आप सब जानते हैं, देखिए इसका चरम सीमा पे एक कब आई जब मंडल कमीशन जो है वो लागू हुआ 1990, और 90 से 2005 तक इस राजनीति ने हिंदुस्तान की राजनीति को इस पे अपना प्रभाव छोड़ा। तब लोग ओबीसी की तरह वोट करते थे मंडल के होने की वजह से, लेकिन फिर क्या हुआ, ओबीसी समाज ने देखा कि इसका फायदा सिर्फ एक जात विशेष को हो रहा है। बिहार में लालू हैं, उनकी जात को और उनके परिवार को हो रहा है, यूपी में उनकी जात और उनके परिवार को हो रहा है। तो ये जो बड़ी आइडेंटिटी थी ना ओबीसी की, ये टूटने लगी। फिर लोग अपनी अपनी जात में वहां पे चले गए, वो निषाद हो गए, कुर्मी हो गए, कोयरी हो गए, लोध हो गए। इसलिए टूटे क्योंकि उस बड़ी आइडेंटिटी का फायदा नहीं आया और हो गई। अच्छा, यूपी का परिप्रेक्ष्य, हम जात की गणित बहुत बैठाते हैं, मतलब हर चुनाव में हर जना वहां का जातीय समीकरण के हिसाब से, बट हम एक चीज भूल रहे हैं, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के बाद, और सही या गलत, ये जो गुंडाई है, गुंडाई से एक क्रिमिनलिटी से मुसलमान का नाम एक जुड़ा हुआ था, और जिस सख्ती से गुंडाई को, जिस एकाग्रता से इस गुंडाई को योगी जी ने लड़ा है और खत्म करा है, उसकी वजह से जात में जो छोटा छोटा बटा हुआ सारी राजनीति थी